जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 13 पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग इतिहास के 13 नंबर पाठ पर चर्चा करते आ रहे हैं। चैप्टर लंबा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से लगभग 15 नंबर के प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आज इतिहास के 13 नंबर चैप्टर का अंतिम व्याख्यान है। आज के इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, दांडी यात्रा इसकी घटना में 1930 में घटी थी, 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे जो क्रमशः 1930, 1931, 1932 में हुई थी। 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, मतलब गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में चर्चा करेंगे और पूना पैक्ट या पूना समझौता के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनय के साथ, अवज्ञा मतलब कानून की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा जिसका शाब्दिक अर्थ है विनय के साथ, विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक आदेश की क्या कर देना, अवहेलना कर देना, आदेश को क्या करना, नहीं मानना। मतलब असहयोग आंदोलन जब गांधी जी का असफल हो गया तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 1924 में स्वास्थ्य के गड़बड़ी के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। कुछ वर्षों के लिए गांधी साधना में लग गए। हालांकि 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही किया था, लेकिन राजनीति में थोड़ी सी वह चिंतन करने लगे। वह एक दार्शनिक की भांति आखिर किस प्रकार से लोगों को संगठित किया जाए, इस विचारधारा में लग गए। वह यह सोचने लगे थे कि आखिर किस प्रकार से, किस तरीके से हम काम करें ताकि अंग्रेजी सत्ता को कमजोर किया जा सके। इसी क्रम में उनके सामने अंग्रेजों की कमी दिखी। वह कमी क्या थी? नमक। नमक जो अनिवार्य वस्तु है, बेलोच वस्तु है। भोजन में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों का शोषण करने के लिए नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे नमक आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई थी। और जहां नमक का दाम कम होता था, अंग्रेजी सरकार वहां नमक को बर्बाद कर देती थी, लेकिन कम दाम में बेचती नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार नमक को ऊंचे दर पर बेच रही थी और जहां नमक का दाम कम हो रहा था वहां नमक को बर्बाद कर देती थी या फेंक देती थी। जैसे कोंकण तट पर हजारों टन नमक को फेंक दिया, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को नमक अंग्रेजों ने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर नमक का मूल्य कम हो गया था और अंग्रेजी से अधिक मूल्य पर बेचना चाहती थी। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध करने के लिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को अपने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी और एक गांधी जी भी हो जाएंगे और प्लस एक 78 को इनका शिष्य था और एक स्वयं गांधी जी भी थे। तो 78 अनुयायियों के साथ, मतलब कुल जोड़ लेंगे तो 79 हो जाएगा। 78 अनुयायी मतलब उनका समर्थक और एक महात्मा गांधी, मतलब 79 लोगों के साथ नमक कानून का विरोध करने के लिए साबरमती आश्रम से 241 मील का
241 मील की एक लंबी यात्रा किया। और इस लंबी यात्रा में 5 अप्रैल 24 दिन में यात्रा तय किए थे। 5 अप्रैल 1930 को यह गुजरात के डांडी नामक गांव में पहुंच गए और डांडी नामक गांव में पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए या अंग्रेजों के नमक कानून को क्या किया, भंग किया। तो प्रश्न है डांडी यात्रा क्या है? तो अंग्रेजों ने जब या डांडी कूच किया है तो अंग्रेजों ने जब नमक पर कर बढ़ा दिया, नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, तो महात्मा गांधी ने अपने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से 78 मतलब 78 अनुयायियों के साथ 78 शिष्यों के साथ, स्वयं के गांधी भी थे, गांधी को लेकर 79 हो जाएंगे, साबरमती आश्रम से 24 दिनों में 241 मील की यात्रा तय किया। और गुजरात में ही समुद्र के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था डांडी। तो 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नामक गांव में पहुंच गए और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को क्या किया, तोड़ा। तो इतिहास में इस यात्रा को डांडी यात्रा या डांडी कूच के नाम से जानते हैं। और इसी डांडी कूच के साथ, इसी डांडी यात्रा के साथ ही गांधी ने अपने जीवन के दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। उस दूसरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। डांडी यात्रा के साथ या डांडी कूच के साथ महात्मा गांधी ने अपने जीवन के दूसरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दिया। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा या डांडी कूच के साथ किया था। और डांडी यात्रा में गांधी ने क्या किया था, तो नमक कानून को तोड़ा था। इस डांडी यात्रा में गांधी क्या किए थे, गुजरात में डांडी नामक गांव में जाकर के अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा और लोगों से भी आह्वान किया कि स्वदेशी वस्तु का स्वीकार करे, विदेशी वस्तु का क्या करे, बहिष्कार करे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करे, उल्लंघन करे। गांधी जी के कहने पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने पर सी राजगोपाली त्रिचिल्लापल्ली से समुद्र के किनारे तक एक लंबा यात्रा किया और नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग करने का काम किया था। असम में सिलहट से नोआखाली तक असम के लोगों ने नमक कानून का भंग किया। महाराष्ट्र में भी लोगों ने, मध्य प्रांत में भी लोगों ने नमक कानून को भंग करने का काम किया था। और मध्य प्रांत मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश में लोगों ने तो जंगल कानून तोड़ा जो अंग्रेजों ने बनाया था, मतलब अंग्रेज विरोध किया। पूर्वी भारत में खास करके बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो आंदोलन चलाया। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में ही अपने बिहार में जो जेल में कैदी बंद थे, जैसे छपरा जेल के कैदियों ने नंगा प्रदर्शन किया और विदेशी कपड़ा को पहनने से इनकार कर दिया। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। आंध्र प्रदेश में नमक कानून को भंग करने के लिए शिविरम स्थापित किया गया। उत्तर पश्चिम सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के कानून का विरोध करने के लिए खुदाई खिदमतगार नमक एक आंदोलन चलाया। और खुदाई खिदमतगार के सदस्यों को लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट को अंग्रेजों ने आदेश दिया कि भारतीय आंदोलनकारियों पर गोली चला दो। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और उस सिपाही के जो नेता थे उनका नाम था नेकचंद्र सिंह। जब गोली नहीं चलाया तो नेकचंद्र सिंह को मार्शल कोर्ट के तहत फांसी की सजा दी गई थी। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को धरसना, जहां सरकार का नमक का भंडार था, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में कर दिया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले नेता कौन थे? गांधी थे। लेकिन गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो गांधी के बाद इसका नेता कौन बन गए? अब्बास तैयब जी। और आपको बता दें, जब अंग्रेजों ने अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया तो सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था। आंदोलन देखते ही देखते बड़ी तीव्र रूप धारण कर लिया। आंदोलन की विभीषिका इतना ज्यादा बढ़ गई, चारों तरफ जो जहां था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ा का होली जलाना शुरू कर दिया। सरकार को इससे क्या होने लगी? क्षति होने लगी। इस आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के सभी प्रमुख नेताओं को लंदन में बुलाया और लंदन में 1930 में बुला करके भारत के प्रमुख नरेशों के साथ, प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं के साथ मिलकर प्रथम बार एक बैठक बुलाया था। उस प्रथम बैठक को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के 12 नवंबर को हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो सेंट जेम्स महल में हुआ था। सेंट जेम्स महल में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल में हुआ था और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के क्या थे? राजा थे। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड, जो इंग्लैंड के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था? अध्यक्षता किया था। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के राजा महाराजा, हरिजन, सिख, मुसलमान, मजदूर संघ और दलितों के तरफ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता कहां थे? जेल में थे। कुल मिलाकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 मतलब 89 सदस्यों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इस 89 सदस्यों में 16 ब्रिटिश संसद के थे और बाकी जो सारा थे वो भारत के विभिन्न देशी रियासतों के राजा और अलग अलग पार्टियों के नेता थे। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था? बहिष्कार किया था। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था तो इस पर ब्रेल्सफोर्ड नामक एक अंग्रेज था जिन्होंने कहा था कि सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश हैं, हरिजन हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जमींदार हैं, मजदूर संघ है और व्यापारियों के नेता है, लेकिन भारत माता इस सम्मेलन में उपलब्ध नहीं है। मतलब उन्होंने भारत माता का मतलब कांग्रेस से लिया था। क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, यह समझ गए कि बिना कांग्रेस के भारत में किसी या कहीं भी कोई भी आंदोलन सफल या असफल नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन की सफलता संभव नहीं है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो भारत के गवर्नर थे उस समय, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन को कहा कि आप किसी तरह से कांग्रेस से समझौता कीजिए। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के कहने पर लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस के सभी नेता जो जेल में बंद थे उनको जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और जेल से रिहा करने के बाद उन्हें कहा कि किसी तरह से कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से समझौता करके, वार्ता करके उन्हें गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए क्या किया जाए? लंदन में भेजा जाए। तो लॉर्ड इरविन ने भारत के कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया
और रिहा करने के बाद महात्मा गांधी से वार्ता करने के लिए कहा। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो वार्ता करने की बात हुई, तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर, मतलब गांधी इरविन समझौता में जो अहम भूमिका निभाई थी, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर। ये दो ऐसे नेता थे जिनके सहयोग से, जिनके अथक प्रयास से ही 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। समझौता कहां हुआ? दिल्ली में। चूंकि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, इस समझौता में अहम भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने। तो इस समझौता को गांधी इरविन समझौता, चूंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ, अतः इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता की मुख्य बातें क्या थी? तो गांधी इरविन समझौता की मुख्य बातें थी, नंबर 1 में गांधी ने मांग किया था कि जितना राजनीतिक कैदी जेल में है उसे रिहा कर दिया जाए। दूसरा, आंदोलन के दौरान सरकार ने जो भी अध्यादेश जारी किया है उसे वापस कर दिया जाए। सारे अभियोग के सजा को माफ कर दिया जाए। सत्याग्रही जो आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उसकी संपत्ति जब्त किया है, उसके जब्त संपत्ति को वापस किया जाए। और सभी सत्याग्रहियों को शराब के दुकान पर, अंग्रेजों के कपड़ा के दुकान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाए। और समुद्र से जिस भारतीय का घर दूर है उससे मुफ्त में, फ्री में नमक दिया जाए। और गांधी ने कहा जब इतना आप काम कर देंगे तो हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा अवश्य लेंगे। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी के सारी बातों को मान लिया और महात्मा गांधी को मना लिया। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होने को तैयार हो गए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो गांधी इरविन समझौता के बाद 1931 में प्रारंभ हुआ, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। इस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज पर चढ़ के गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज पर चढ़े और बंबई बंदरगाह पर चढ़े और कहां गए? लंदन गए। तो याद रखेंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा कांग्रेस की ओर से कौन लिए थे? तो महात्मा गांधी लिए थे। किस बंदरगाह से मुंबई गए थे? तो बंबई बंदरगाह से लंदन गए थे। किस जहाज पर चढ़ के गए थे? तो एस राजपूताना नामक जहाज पर चढ़ के गए थे। जब महात्मा गांधी लंदन पहुंचे तो उस समय इंग्लैंड के एक नेता थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब महात्मा गांधी गए तो इंग्लैंड के नेता विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को 1931 में अर्धनंगा फकीर कहा था। अर्धनंगा फकीर कहा और गांधी का आलोचना किया था। महात्मा गांधी जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए तो महात्मा गांधी के पहले भी वहां कई लोग थे, जैसे एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा अंबेडकर साहब थे और भी बहुत सारे भारत के नेता, नरेश के प्रतिनिधि वहां पर शामिल थे। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सभी लोग अपने हित की मांग कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन, मतलब कहा कि हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। तो गांधी कहा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कि यहाँ सभी लोग, जितना नेता बैठे हैं, सभी अपने अपने स्वार्थ में बैठे हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए कोई बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सारे नेता इसमें क्या है, सांप्रदायिक हैं। तो गांधी ने ऐसा कहकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और वहां से क्या हो गए, वापस आ गए। इस तरह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या हो गया, असफल हो गया। गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन से वापस इंग्लैंड आ गए। तब तक इधर भगत सिंह को, जिनको रिहा करने के लिए बात की गई थी, अंग्रेजों ने क्या दे दिया था, फांसी दे दिया था। तो गांधी जी ने पुनः इंग्लैंड से वापस आने के बाद 3 जनवरी 1932 को गोलमेज सम्मेलन की पुनः 3 जनवरी 1932 को दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जब गांधी जी लंदन से वापस आए और दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन शुरू कर दिया तो अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी घोषित कर दिया और पुनः कांग्रेस के सभी नेता को पकड़कर कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन
महात्मा गांधी देखे कि बार बार आंदोलन को प्रारंभ किया जा रहा है, बार बार शुरू किया जा रहा है, इससे आंदोलन में थोड़ी सी क्या आ गई थी, कमी आ गई, आंदोलन में कमी आ गई। अतः महात्मा गांधी 7 अप्रैल 1934 को, मतलब 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। और 1932 में पुनः तीसरी बार गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को प्रारंभ हुई। 24 दिसंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे, इसलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन में पुनः कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया और कांग्रेस ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन का क्या किया, बहिष्कार किया। इसका परिणाम हुआ कि तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हो गए, असफल हो गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो इंडियन प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे सभी एक मत पर नहीं ठहरे। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इंडियन जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो अंग्रेज समझ गए कि भारतीय कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, धर्म के नाम पर इंडियन कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीयों में धार्मिक मतभिन्नता बहुत ज्यादा है। तो अंग्रेज समझ गए कि भारतीयों में धार्मिक मतभिन्नता ज्यादा है। अतः 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, मतलब भारत को धर्म के आधार पर, जैसे मुसलमान अलग था, सिख अलग था, ईसाई अलग था, तो धर्म के आधार पर भारत को कई राजनीतिक खंडों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसी को हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने धर्म के नाम पर भारत को कई राजनीतिक खंडों में बांटने का निर्णय लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या धार्मिक घोषणा पत्र या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका सपोर्ट किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका सपोर्ट किया। और महात्मा गांधी इस समय कहां थे, तो पूना के यारवदा जेल में थे। मतलब जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, सांप्रदायिक पंचाट की इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा कर दिया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कर दिया, इसका सपोर्ट कर दिया और खुशी जाहिर की। क्योंकि उनकी प्रारंभ शिक्षा थी कि भारत को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई राजनीतिक खंडों में क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो बाबा साहब ने जब इनका समर्थन किया तो गांधी जी पूना के यारवदा जेल में उस समय बंद थे और पूना के यारवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन कर दिया, कहा कि तब तक आंदोलन को, अनशन को नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। गांधी जी लगातार कई दिनों तक बिना अन्न जल के रह गए। इनसे उनके स्वास्थ्य में क्या हो गई, गिरावट आने लगी। जब स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी तो महामना मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, इन सबके प्रयास से 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता हुआ। उसी समझौता को हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो पूना समझौता की मुख्य बातें क्या थी? याद रखेंगे, पूना समझौता में महात्मा गांधी सिग्नेचर नहीं किए थे, भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने सिग्नेचर किया, लेकिन गांधी सिग्नेचर नहीं किए। समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच जरूर हुआ, लेकिन समझौता पत्र पर गांधी सिग्नेचर नहीं किए थे, गांधी के प्रतिनिधियों ने सिग्नेचर किया था। तो इस पूना समझौता की मुख्य बातें क्या थी? तो अंबेडकर साहब ने हरिजनों के लिए जो अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग किया था, उसे मांग को वापस ले लिया, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो प्रांतीय विधानमंडल में जहां पहले दलितों के लिए 72 सीट थी, उसकी संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये था आपका पूरा समझौता। मन में प्रश्न होगा, तो आखिर गोलमेज सम्मेलन बुलाया क्यों गया था? गोलमेज सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन
जिसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन पर पुनर्विचार करने के लिए, साइमन कमीशन के रिपोर्ट जो पेश हुआ था उसके रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए हुआ था, जिसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। सेंट जेम्स महल में हुआ था। जॉर्ज पंचम उस समय इंग्लैंड के राजा थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था और रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे और इसमें 89 सदस्यों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, इस कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1932 को इंग्लैंड में हुआ था। 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में हुआ था और इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे और 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे और वहां इसलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल सभी लोग धर्म के आधार पर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए, सांप्रदायिक समस्या जो इंडिया में थी उस सांप्रदायिक समस्या का, धार्मिक समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। इस तरह से आज इतिहास के चैप्टर नंबर 13 समाप्त होता है और बाकी जो इतिहास के मुख्य बातें हैं वह 14 नंबर चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।